नमस्कार दोस्तों। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखा है आ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग एट 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूसेस एंड सेल 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी। देखिए, दो प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, 15,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी, 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी। ठीक है, इसमें दो बात पता चल रहा है कि यहाँ पर यूनिट्स लिखा है और कंपनी फुल्ली ऑपरेट नहीं है, 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ऑपरेट है। ठीक है, 20% अभी खाली जा रहा है, 80% में ये इतना यूनिट बना रही है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी इज 12 एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट डी इज 20। सेलिंग प्राइस लिख दिया है। फिर लिखा है एन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ द टू प्रोडक्ट रिवील्स दैट द डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट रेशियो फॉर द प्रोडक्ट सी इज 2:3 एंड दैट फॉर प्रोडक्ट डी इज 4:5। यही मेन लाइन है। यहाँ पर समझने वाला मेन लाइन तो यही है। ठीक है, यहीं पर फंस जाओगे एग्जाम में। देखो लिखा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट 2:3 फॉर प्रोडक्ट सी। देखो मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट का रेशियो है। डायरेक्ट मटेरियल इज टू लेबर कॉस्ट किसका, प्रोडक्ट सी का, 2:3 रेशियो में लिखा है, नॉट पर यूनिट। प्राइस नहीं है, रेशियो में है, मतलब प्राइस को ही रेशियो में करके लिखा हुआ है। फिर डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डी 4:5 है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल 4 है, लेबर 5 है, किसका, डी का। उसी हिसाब से सी का लिखा है। इसका करना क्या है, कैसे निकालेंगे पर यूनिट, यहीं पर है मेन। पर यूनिट ले जाने का मेन यहीं पर है। यहाँ तक कर रहे हैं, पहले और सम्स पढ़ लें क्या बोला गया है। फॉर बोथ द प्रोडक्ट द सेलिंग प्राइस इज 400% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखिए एक हिंट दे दिया, बोला है जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 400% जो है वो सेलिंग प्राइस होगा। ये हिंट मिल गया, ये रेशियो को तोड़ने का हिंट मिल गया। आपको एग्जाम में हमेशा कोई हिंट दिया होगा, आपके पहचान पाओगे उसके ऊपर है। 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेलिंग प्राइस। इससे यहाँ तक पहले देखते हैं क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक सम्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम निकालते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्रोडक्ट सी और डी का कितना होगा, लेबर पर यूनिट प्रोडक्ट सी और डी का कितना होगा। रेशियो तो आपको पता चल गया। देखिएगा यहाँ पर सम्स में लिखा है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 400% ऑफ लेबर। लिखा है ना डायरेक्ट लेबर, 400% ऑफ लेबर। 400 का परसेंट मतलब 4 ऑफ लेबर, मतलब 0 तो कट गया। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4 इंटू लेबर, तो सेलिंग प्राइस आएगा क्या, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 4, ये 4 नीचे आ गया, इक्वल टू लेबर। समझना, अगर हम सेलिंग प्राइस रख दें डिवाइड बाई 4 कर दे तो लेबर आ जाएगा पर यूनिट। देखो मैंने यहाँ लिखा है लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी इक्वल टू, देखो सेलिंग प्राइस था 12, समझ में देखना, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3 रुपीज प्राइस पर यूनिट आ गया। उसके बाद लेबर कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट डी 20। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस 20, डी का डिवाइड बाई 4 5 रुपीज़। मेरे पास लेबर कॉस्ट आ गया 3 रुपीज़ का, और तुम्हारा जाके लेबर कॉस्ट डी का आ गया 5 रुपीज़ का। मतलब ये 3 रुपया जो है ये 5 रुपया है। अगर हम रेशियो के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ रेशियो लिखा था लेबर का लिखा है 3 फॉर प्रोडक्ट सी एंड लेबर का लिखा है 5 फॉर प्रोडक्ट डी। मतलब ये जो तीन जो लिखा है वो किसके बराबर है, वो जो ये जो 3 लिखा है ये 3 रुपीज़ प्राइस के बराबर है। समझना थोड़ा मैथमेटिक्स, ये 3 रुपीज़ प्राइस के बराबर है, मतलब 3 प्राइस के बराबर 3/3 आपको कितना के बराबर चाहिए, आपको कितना के बराबर चाहिए, मटेरियल के बराबर चाहिए, तो इंटू 2 कर देंगे। उसी हिसाब से ये जो 5 है ये 5 किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है, क्योंकि मेरे को जो रेशियो दिया था वो रेशियो से तो मुझे प्राइस तो पता चल गया ना, तो वो 5 ये 5 के बराबर है। तो मुझे किसके बराबर चाहिए, ये
4 के बराबर चाहिए, ये 4 के बराबर चाहिए, तो ये 4 वाला आ गया इंटू 4, तभी मेरा मटेरियल निकल गया। तो 2 रुपया और 4 रुपया। उसके बाद तो सम्स बहुत इजी है। देखो उसके बाद सम्स में बोला क्या, इसके बाद सम्स में बोला क्या, देखो उसके बाद सम्स में बोला है फॉर बोथ द प्रोडक्ट, ये लाइन पढ़ लिए, द सेलिंग प्राइस इज 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बोला द फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें 50% वेरिएबल है आर चार्ज एट रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट of C and 5 per unit of D. The policy of the company is to recover the factory overhead on the basis of machine hour, which is the limiting factor, and the rate per hour is 2. ठीक है, इसका काम करेंगे आगे। However, the administration and selling overhead जिसमें 50% फिक्स्ड है, वो चार्ज कितना में हो रहा है, फ्लैट रेट ऑफ 2 पर यूनिट एंड फॉर C एंड 3 फॉर D। ठीक है, फिर बोला है ड्यू टू फॉल इन डिमांड ऑफ द अबव प्रोडक्ट इन द इंटरनल मार्केट, मतलब होम मार्केट में इसका प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट डी और सी और डी का डिमांड कम हो रहा है, जिसके कारण हम ये प्लान कर रहे हैं द कंपनी हैज़ टू प्लान टू एक्सप्लोर द फॉरेन मार्केट बाय यूटिलाइजिंग 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। देखो पहले ही लाइन में बोला था कि 80% कैपेसिटी में काम कर रही है, तो 20% बचा हुआ है, तो कंपनी ये सोच रहा है कि 20% जो मशीन खाली जा रहा है उसको हम बना के मार्केट में बेच दें। द कंपनी रिसीव एन ऑफर फ्रॉम नेपाल फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी का ऑफर आया नेपाल से, कितना रुपये करके, 10 रुपये करके नेपाल खरीदेगा प्रोडक्ट सी। और श्रीलंका से ऑफर आया किसके लिए, प्रोडक्ट डी के लिए, वो कितना करके देगा, 18 रुपये करके। मैं बोला इन बोथ द केसेस स्पेशल पैकेजिंग चार्ज, बाहर भेजोगे एक स्पेशल पैकेजिंग चार्ज लगेगा 50 रुपये पर यूनिट, हैज़ टू बी बॉर्न बाय द कंपनी, वो कंपनी बॉर्न करेगा। द कंपनी कैन एक्सेप्ट ईदर ऑफ द 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर। सही बात है, दोनों में से एक ही ऑर्डर एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है। निकालने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेजेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रेजेंट कॉस्ट निकालना है एंड प्रॉफिट निकालना है, ये हम लोग पहले निकालेंगे। फिर बोला है सजेस्ट विच of the above export proposal should be accepted and how many unit to be produced for export as per your suggestion। कितना यूनिट बनाना है, मतलब अच्छा खासा बढ़िया सम से। ठीक है, तो एक बात देखो, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सी है एंड प्रोडक्ट डी है। प्रोडक्ट सी कितना यूनिट बना रहे हैं, 15,000। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि नेपाल में भेजना है कि श्रीलंका में भेजना है, पहले हम लोग ये निकाल रहे हैं कि प्रेजेंट कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट सी जो है 15,000 यूनिट है, प्रोडक्ट डी जो है वो 10,000 यूनिट है। ठीक है, एक टोटल का कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ ये लिखे हैं पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। सेल्स कितना है, सेल्स 12 रुपया, 12 रुपया 15,000 यूनिट का 1,80,000, 20 रुपया 10,000 यूनिट का 2 लाख, टोटल हो गया तुम्हारा 3,80,000। ये तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले लेस करते हैं वेरिएबल, ऊपर में सारा वैल्यूज आपको मिल गया। मटेरियल 2 रुपया, 4 रुपया, मल्टीप्लाई कर करके निकालते जाओ, यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करो और निकालो। फिर लिखा है लेबर 3, 5, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखो उसमें बोला था, फैक्ट्री ओवरहेड में बोला था 50% वेरिएबल है, 50% वेरिएबल है, मतलब 3 का 50%, 1.5, 5 का 50%, 2.5। देखो वही लिए 1.5 और ये 2.5। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड में क्या बोला था, 50% फिक्स। ये नहीं भी बताएंगे तुम लोग बुक क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। 50% फिक्स्ड है तो 2 का 50% 1, 3 का 50% 1.5। बस उसके रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई करके मेरे पास कंट्रीब्यूशन 4.5 टोटल कंट्रीब्यूशन, वैल्यूज को टोटल करके 67,500, तुम्हारा जाके यहाँ 70,000, टोटल हो गया 7, यहाँ टोटल हो गया ये। सर इसको लेस में लिखें क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट लेस होगा तभी ना कंट्रीब्यूशन आएगा, तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट को लेस में लिखे तो कंट्रीब्यूशन आ गया। उसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखो यहाँ पर इसमें बोला था वेरिएबल 50% वेरिएबल है तो 50% फिक्स्ड है, उस हिसाब से तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यहाँ पर भी फैक्ट्री ओवरहेड फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहाँ पर आ गया प्रॉफिट 30,000 का,
यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, यहाँ भी 30,000 का, टोटल हो गया 60,000 का। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सी कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, जितना वेरिएबल कॉस्ट लग गया, जितना फिक्स्ड कॉस्ट निकला, मतलब वही टोटल कॉस्ट पूछा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा है? वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से समझोगे, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर टोटल करो, 30,000, 45,000, 22,500, 15,000 टोटल करोगे तो आएगा 1,12,500। तो उसमें फिर फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ो, 22,500 और 15,000 जोड़ दिए तो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सी निकल गया 1.5 लाख। उसी तरीके से प्रोडक्ट प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डी निकाल लोगे, 1,30,000, 40,000, टोटल हो गया 1,70,000। है कि मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट सी, मशीन आवर निकालेंगे सी और डी का, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करें, देखो बोला है मशीन आवर जो है सम्स में, देखो फिर से बोल देख लो एक बार कि सम्स में देखो बोला है द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू रिकवर द फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर विच इज द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर विच इज द लिमिटिंग फैक्टर एंड रेट पर यूनिट इज 2, किसके हिसाब से निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से निकालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना रेट दिया हुआ है? 3 रुपया, 5 रुपया। मशीन आवर रेट कितना है? 2 रुपया, 2 रुपया दिया है ना, देखो रेट पर आर 2 रुपीज। तो मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा लगेगा, डिवाइड करके निकालोगे 1.5 घंटा लगेगा। एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट डी का कितना लगेगा? 2.5 घंटा लगेगा, 2.5 आवर, ठीक है। फिर टोटल मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर 80% कैपेसिटी, अगर 80% कैपेसिटी, देखो एक यूनिट बनाने में 1.5 घंटा लगेगा, तो 15,000 यूनिट बनाने में 22,500 आवर्स लगेगा। 10,000 यूनिट बनाने में 2.5 घंटा के हिसाब से 25,000 आवर्स लगेगा। टोटल आवर्स कितना लगेगा? 47,500। ये क्यों निकालें? क्योंकि ये देख रहे हैं कि 100% में कितना चाहिए, तो 47,500 में वो 80% के हिसाब से है। अगर 100% कैपेसिटी के हिसाब से जाते, अगर कंपनी 100% कैपेसिटी के हिसाब से चलता तो मशीन आवर्स कितना लगता? 59,375। देखो टोटल मशीन आवर 100% कैपेसिटी के हिसाब से कितना आ गया? 59,375। तो 59,375 में से 80% वाला लेस करेंगे 47,500, तो बचेगा कितना? 11,875 आवर्स। इतना में ही हमें नेपाल का ऑर्डर और श्रीलंका का ऑर्डर को देखना है कि किसको हम इतना आवर्स में क्या सामान बना के दे पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर, ऑफर फ्रॉम नेपाल, ऑफर फ्रॉम श्रीलंका। एक्सपोर्ट प्राइस कितना बोला है? सम्स में दिया है 10 रुपया। ये 10 रुपया करके ये खरीदेगा किसको? प्रोडक्ट सी को। प्रोडक्ट डी को ये 18 रुपया करके खरीदेगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले पैकेजिंग चार्ज, पैकेजिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा 0.5। बाकी बात ये जो मटेरियल है सब तो पहला वाला कॉलम से उतारा हुआ है, 2 रुपया, 4 रुपया। लेबर है 3 और 5। फैक्ट्री ओवरहेड है 1.5 रुपया, 2.5 रुपया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड 1 रुपया, 1.5 रुपया। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 8 रुपया और 13.5 रुपया। कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? जो सेलिंग प्राइस लेगा 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 2। 18, 13.5 माइनस हो गया 4.5, ठीक है। मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में मशीन आवर कितना लगेगा? 1.5 घंटा, और यहाँ पर लगेगा 2.5 घंटा। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर मतलब 1 घंटा अगर मशीन चल रहा है तो कितना रुपया कमाई हो रहा है? 1 रुपया 33 पैसा का। उसी हिसाब से 1 घंटा मशीन चलेगा तो कितना रुपया कमाई होगा? 1 रुपया 80 पैसा। तो मशीन जो मेरे पास मशीन खाली बचा हुआ है, मशीन आवर्स जितना देरी नहीं चलेगा, ये जो 20% मेरे पास बचा हुआ है उससे हम क्या बनाने का कोशिश करेंगे? भैया मेरे से ज़्यादा कमाई इसमें हो रहा है, तो हम जितना भी घंटा है वो हम श्रीलंका को देने के लिए लगाएंगे, प्रोडक्ट डी बनाने के लिए लगाएंगे। तो वही चीज़ देखो, इसलिए रैंकिंग दिए हैं 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। लिखे हैं हेयर मशीन आर इज द लिमिटिंग फैक्टर, बैलेंस 20% कैपेसिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर द एक्सपोर्ट टू श्रीलंका। श्रीलंका को एक्सपोर्ट करने के लिए 20% कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट टू बी एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, कितना आवर्स बचा हुआ था? 11,875, 11,875 आवर्स बचा हुआ था। इसमें हम श्रीलंका का ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट डी, श्रीलंका तो प्रोडक्ट डी ले रहा है, तो एक यूनिट बनाने में 2.5 घंटा लगेगा डी का। तो कितना यूनिट बन पाएगा श्रीलंका के लिए? 4,750 यूनिट, बस हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, कंट्रीब्यूशन सी से इंटरनल मार्केट में, होम मार्केट में सी से कितना आ रहा था 67,500, कंट्रीब्यूशन डी से 70,000, ये कहाँ से आया, कंट्रीब्यूशन आ रहा था ना यहाँ पर, देखिए 67,500 और 70,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा था, इतना तो पता है, दोनों से तो इतना कमाई होगा ही, कंट्रीब्यूशन मीन्स कमाई होगा आपको, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट टू द श्रीलंका, श्रीलंका से एक्सपोर्ट करेंगे कितना यूनिट 4750, कितना रुपया कंट्रीब्यूशन 4.5 कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया, 4.5 कंट्रीब्यूशन था ना, अभी पीछे निकाले 4.5 कंट्रीब्यूशन, 21,375 का कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इतना आएगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट पहले हम यूनिट कम बनाते थे, अब यूनिट ज़्यादा बना रहे, तो फिक्स्ड कॉस्ट में कोई असर नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जितना पहले लगता था अभी भी उतना ही लगेगा, तो यहाँ पर गलती एग्जाम में मत करिएगा, जितना फिक्स्ड कॉस्ट पहले लगता था उतना ही लगेगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से आया 47,500 और 30,000, देखिए 47,500 और 30,000, उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, तब ओवरऑल प्रॉफिट आपको आएगा 81,375, ठीक है। चलिए एक सम्स हो गया, इस तरीके का सम्स एग्जाम में आता है, ठीक है, तो अब गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।